हेलो साथियों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसबी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दूसरा चैप्टर ज्योमेट्री का जो आपको बताया गया था ट्रायंगल त्रिभुज, वो पढ़ाने जा रहा हूं। और यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं त्रिभुज में तो भी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। आप ध्यान से हमारे सभी वीडियो देखते जाइए। हमारा वादा है रेखा गणित आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी और देखते ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखते ही देंगे मात्र 5 सेकंड में। इससे ज़्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है। ज्योमेट्री का तो एक एक क्वेश्चन आएगा। तो चलो हम लोग चालू करते हैं त्रिभुज और शुरुआत से पढ़ाते हैं। त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, बताते हैं आपको। देखिए तीन आकृतियों, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, ये तीन भुजाएं हैं या आप कह सकते हो तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तीन रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इनके बीच में जो आकृति बन रही है उसी को हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। तो त्रिभुज में ये तीन साइडें होती हैं, ए बी, ए सी और बी सी। इनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। कोई भी साइड का नाम लिखने का तरीका है, 2 अक्षरों से नाम लिख दिया जाता है। 3 से भी कभी कभी लिखा जाता है, लेकिन 2 अक्षरों से आप साइड को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बचता है इसमें और क्या होता है, तो इसमें ये 3 अंतःकोण होते हैं। ये 3 अंतःकोण होते हैं और इन तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इनके नाम किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं? नाम लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्ट में आप एंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन इसी का पूरा नाम आपको लिखना है तो लिखा जाएगा एंगल बी ए सी। जहाँ पर कोण बना होता है वो बीच में आता है। देखिए ये कोण यहाँ से चालू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो बी ए सी लिख सकते हैं। आप चाहे तो सी ए बी भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो त्रिभुज की जानकारी हो गई थी। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और इसमें ये 3 भुजाएं होती हैं और ये 3 अंतःकोण होते हैं। बाकी की बातें त्रिभुज के बारे में बाद में बताते हैं। उसके पहले हम त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं। ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए त्रिभुज जो होता है वो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितनी प्रकार का होता है ये देख लीजिए। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ये हमने त्रिभुज बनाया और इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसकी ये साइड भुजा ए बी, भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी। अब अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों साइड्स, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। साथियों बिल्कुल आसान सी बात है, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम नंबर 2 पे, अब पहले एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक चीज छूटी जा रही है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके ये तीनों कोण भी
आपस में बराबर होते हैं। इसके ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं और ये 60 डिग्री के होते हैं। आपको बताया गया है अभी भी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अभी बताया था 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये अंतःकोण है और ये बराबर बराबर होंगे, तो इसका मतलब 60 और 60 डिग्री के ही होंगे। तो आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। और समबाहु त्रिभुज ऐसे ही बताता है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम अगली बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये हिंदी में बताता है सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, अब इस ट्रायंगल में ये ABC है और इसमें हमको पता हो कि भुजा AB AC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें और एक बात समझ लीजिए कि जो भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण, जैसे इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अगर AB भुजा AC के बराबर है तो कोण B कोण C के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब साथियों आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो अब इस ट्रायंगल में ये भुजा की नाप कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो इस तरीके से विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, अलग अलग बराबर नहीं होती, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं तीन प्रकार के कोण होते हैं कोणों के आधार पर, एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर कौन कौन से कोण होते हैं वो देख लीजिए। सारी कोण देख त्रिभुज होते हैं। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ये तीनों 90 से कम हो तो उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोण है 50 का और ये मान लीजिए ये 70 का हो गया, तो 70 और 50 कितने हो गए? 120। और इसका मतलब है कि ये एंगल कितने का हो गया? 180 से माइनस कर लीजिए तो ये हो गया 60 का। तो इस तरीके से ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें तीनों कोण 90 से कम है, इसलिए ये कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज है। इसके बाद आगे चलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज पर। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए साथियों, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC। हम मान लीजिए ये एंगल 30 का है और ये 40 का है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा? 40, 30, 70, 110। ये एंगल 110 का हो गया, 110 डिग्री का, और ये 90 से बड़ा है। इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसका एक कोण अधिक कोण है, मतलब ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण संभव है ही नहीं, केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, दो अधिक कोण कभी भी हो ही नहीं सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आते हैं तो ये है समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज साथियों इसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब साथियों एक अभी त्रिभुज रह गया है उनके अलावा भी, जिसे हम कह सकते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसमें दो बातें आ गई, इधर वाला समद्विबाहु आ गया और ये समकोण आ गया, तो ये कोई खास बात नहीं है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है और इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसे हम समद्विबाहु भी है, दो भुजाएं भी बराबर है और समकोण भी है, इसलिए इसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें ये भुजा कभी भी इन दोनों के बराबर नहीं हो सकती, केवल यही भुजाएं दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हाँ तो साथियों आप त्रिभुज के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे अभी आपको बताया गया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, इन तीनों कोणों को अंतःकोण कहते हैं और इनका योगफल 180 होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे इस कोण को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक 60 में कोण सी लिख सकते हैं, यहाँ सिंगल कोण बना हुआ है, इसको हम कोण सी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फुल नेम जो लिखा जाएगा वो आप लिख सकते हैं कोण ACB, कोण ACB। मतलब जहाँ पर कोण बना होता है वो बीचों बीच में रखा जाता है, या लिख सकते हैं BCA, या लिख सकते हैं कोण BCA भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इस कोण को हम लिख सकते हैं। अब आपको बताया गया कि अभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहली बात तो ये अच्छी तरीके से आप लोग जान लीजिए, इस पर ही सारे क्वेश्चन आधारित होंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमसे ये कोण पूछा गया, एक कोण ये दिया है, मान लीजिए ये 40 का दिया है और ये दिया है हमको 100 का। अब हमसे ये तीसरा कोण पूछा जाता है तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर लें, मतलब A की जगह 100 और B की जगह 40 और कोण C आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कोण C हो जाएगा 180 माइनस 140 अर्थात 40 डिग्री का। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है आपको ये भी पता हो गया होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोण दिया है और आपसे कह दिया जाए ये कोण बताओ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज के कम से कम दो कोण हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हर जगह ये बात लागू नहीं होगी। अगर क्वेश्चन बदल जाता है तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में सवाल होता कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर क्वेश्चन होता कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर है, और तब आप कोण A कितने डिग्री का होगा C, ये आपको निकालना है, तब आप कर सकते हैं। कैसे? अब आपको पता है ना कि जो AB साइड है वो AC के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। और अभी अभी आपको बताया गया था किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AB के सामने कौन सा कोण है? C, तो यहाँ पर आप रख दीजिए कोण C, और इसके सामने कौन सा कोण रख दीजिए? इसके सामने रख दीजिए B, मतलब ये कोण इसके बराबर है। और इसको मान लीजिए ये दोनों कोण x डिग्री के हैं, ये दोनों आपस में बराबर, ये भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब आप x का ये मान लें x। अब आप इन तीनों कोणों का योग 180 दिखा दे, तो जब 180 दिखाओगे तो ये दोनों जुड़ गए, 2x के हो गए और
180 माइनस 100 अर्थात 80 डिग्री। तो x कितने का हो गया 80/2 मतलब 40 डिग्री। तब ये आप कोण 40 निकाल सकते हैं। अब हम दो बातें आपको मालूम हो गई कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो कैसे सवाल करते हैं, ये पता चल गया। अब इसमें एक और भी सवाल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये नहीं दिया है और आपको केवल ये एंगल दिया है 50 डिग्री का और आपसे पूछा जाए ये एंगल बताइए, तो जब ये भुजा इसके बराबर है तो 50 का ये हो गया, तो ये भी तो 50 का हो गया। अब ये 50 का हो गया, इन दोनों को जोड़िए कितना आया 100 आया। और 180 से माइनस कर दीजिए 100 तो कितना आ गया 80 डिग्री, तो ये एंगल 80 डिग्री आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ना। अब इसके बाद हम अगली बात बताते हैं, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा बढ़ा दी जाए, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा ये बढ़ा दी जाए तो इस कोण को बहिष्कोण कहते हैं। इस कोण को बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये जो बहिष्कोण होता है, ये जो बहिष्कोण होता है दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कोण कितने का होगा जितने के ये दोनों होंगे। इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो इसके बराबर होगा। इसे हम बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस एंगल का नाम है ACD एक्सटीरियर एंगल। इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B। तो ये बहिष्कोण हो गया और ये इन दोनों कोणों के बराबर होगा। अब आप ये न समझ लेना केवल यही भुजा बढ़ाई जा सकती है। आप कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ये भुजा बढ़ा सकते हैं। आप ये भुजा बढ़ाएंगे तो ये बहिष्कोण हो जाएगा और इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। आप चाहे ये भुजा बढ़ा सकते हैं तब ये बहिष्कोण हो जाएगा और तब इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। देखिए ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, जिससे आप भविष्य में आने वाले सवाल बिल्कुल देखते ही आंसर बताएं और बिल्कुल इजी लगे आपको रेखागणित, तो इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब इन पर आधारित सवाल कैसे हो सकते हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल दिया है 40 डिग्री का और यहाँ पर ये दिया है 120 डिग्री का। अब आपसे ये कोण पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखिए हमने बताया था इन दोनों कोणों का जोड़ मान लीजिए ये x का है, तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है x प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा 120। ये सम्मुख इस कोण के ये सम्मुख अंतःकोण कहलाते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इसके कहलाते हैं और इनका जो सम होता है योगफल इसके बराबर होता है। तो अब ये x कितना हो जाएगा 120 माइनस 40 डिग्री अर्थात 80 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ गया 80 डिग्री। अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों एंगल दिए हुए हैं और हमको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो आप कुछ नहीं इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। अब इसको आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? दूसरी तरह से करने का तरीका ये है कि आपने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है। इन तीनों का योग तो 180 होता है, आपने पढ़ा है। तो ये 80 और 40 कितने हो गए 120। 180 से माइनस किया तो आया कितने का 60 का। मतलब ये एंगल आ गया 60 का। अब ये 60 का आ गया। अब आप जानते हैं, आपको पीछे पढ़ाया गया था कि किसी एक रेखा पर जो दो कोण बने होते हैं उनका योगफल 180 होता है और उनको लाइनियर पेयर रैखिक योग कहते हैं। तो अगर इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 होगा, तो 60 का ये हो गया तो 180 से
ये 60 माइनस कीजिए तो ये कितने का आ गया, ये 120 का आ गया। अभी आप समझ गए ना, समझ गए ना, ये था। अब कुछ त्रिभुज के और को समझ लीजिए और कुछ जानकारी कर लीजिए त्रिभुज के बारे में। ये तो था बहिष्कोण। अगली बात ये है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योगफल है, दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बताया गया कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ दिया जाए, ऐसा 3 भुजाएं दी हो और आपसे पूछा जाए ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि सम कोण है, कैसा त्रिभुज है, या आपसे पूछा जाए ये समबाहु त्रिभुज है कि कैसा है, तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ये कैसे पता चलता है? देखिए, ये त्रिभुज था ए बी सी, तो अब इसमें आपको ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर बताया गया, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर बताया गया और ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर बताया गया। ओके, तो अब अगर हम दो भुजाओं का जोड़ करते हैं, ये दो भुजाएं जोड़ते हैं, तो 4 और 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9। तो 9 आता है, ये तीसरी भुजा से कम है, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए एक नया एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लीजिए ये रेखा 9 सेंटीमीटर की है और ये है 4 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की। अब आपने कभी अगर ट्रायंगल बनाया होगा पहले कभी, तो आप क्या करते थे? ट्रायंगल बनाने के लिए ये 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं और उसके बाद प्रकाश जो होता है आपका, उसमें आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप ऐसे चाप लगाएंगे और दूसरा वाला 5 का चाप लेके आप ऐसे चाप लगाएंगे। तो जब ये 4 हो गई तो इधर ये कितनी बची? पूरी 9 थी तो 5 तो बची, तो जो ये चाप लगाओगे ये ऐसे जाके निकल जाएगा। तो जब ये दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो ये त्रिभुज बनेगा तो कैसे बनेगा? अब अगर ये भुजा 4 न होती, ये भुजा 6 होती, ये 6 होती और ये 5 होती तो त्रिभुज बन जाता। कैसे? हम 6 का जो चाप लगाते वो ऐसे जाता और 5 का चाप ऐसे जाता, तो जहाँ पर काटते दूसरे को और वहाँ से क्या हो जाता? त्रिभुज बन जाता। तो इसका मतलब आप समझ पाए कि किसी भी त्रिभुज का ये गुण है कि किसी त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती हैं उनका योगफल, कोई भी दो भुजाएं जोड़ो, उसका योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए।